हेलो बच्चों मैं गौरव वाले आप लोगों का फिर से क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 5 यानी एंड लेक्चर होने वाला है ये आज। इसमें भी स्वागत करता हूँ और आज के लेक्चर के बाद चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी से। तो लेक्चर नंबर 5 में आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। इसके बारे में आज हम मेथड नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चों। मेथड नंबर 2 1 1 का कब अप्लाई करते हैं, फिर बाद में हम मेथड नंबर 2 पढ़ेंगे ऑन टू प्रूव करने का। तो पहले 1 1 प्रूव करने का मेथड नंबर 1 पढ़ते हैं बच्चों। मेथड नंबर 1 आप पढ़ चुके हो, मेथड नंबर 2 पढ़ते हैं। मेथड नंबर 2 कहता है कि अगर आपने लेट करना है मेथड नंबर 2 में x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, और अगर आपके पास आ जाए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो बोलोगे फंक्शन इज नॉट 1 1। क्या बोलोगे? नॉट 1 1। अगर फंक्शन 1 1 अगर आपका x1 x2 के बराबर नहीं है लेकिन f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर आ जाए, ये चीज़ बराबर आ जाए, तो बोलोगे नॉट 1 1। ठीक है, मेनली यही वाला पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है। पार्ट इसका दूसरा भी है लेकिन वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, वो पार्ट कहता है कि अगर आपने इन दोनों को इक्वल नहीं लेके चले हो आप और ये भी इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है, तो बोल रहे फंक्शन इज़ 1 1। लेकिन इस पार्ट का ना कोई यूज़ नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं है इस पार्ट का। सिर्फ आपका यही पार्ट यूज़ होगा कि आपने दो पॉइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट लेके चलना है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट पे बराबर अगर आ जाती है तो फंक्शन को बोलेंगे नॉट 1 1। तो ये बच्चों 1 1 प्रूव करने का मेथड है, मेथड नंबर 2। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ी देर में बच्चों इस मेथड के ऊपर 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा उसके बारे में, उन फंक्शंस के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। पहला फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, थर्ड फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप इस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, मॉडुलस फंक्शन मोड एक्स लिख के, और सिग्नम फंक्शन को आप लिखते हो -1 0 और 1। अगर x की वैल्यू छोटी है 0 से तो आंसर -1 आता है, x अगर इक्वल टू 0 है तो आंसर फंक्शन का 0 आता है, और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें हम इंटीजर पॉइंट पे सेम आंसर मिलता है। 3 पे मान लो आंसर आएगा आपका 3, लेकिन जो बीच वाले पॉइंट होते हैं जैसे 2.7, तो 2.7 से छोटा इंटीजर मिलेगा आंसर में। मान लो 2.9 है तो 2.9 से छोटा इंटीजर, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होता है? 2 होता है। तो इस तरीके से आपके आंसर आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। ठीक है, इसके बाद मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है? मॉडुलस फंक्शन में मान लो मोड 7 लिखा हुआ है, -7 का मोड 7, -5 का मोड 5, 5 का मोड 5, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है मोड, लेकिन पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। ठीक है, और सिग्नम फंक्शन कैसे काम करता है? इसमें आप 0 डालोगे तो आंसर 0, 1 डालोगे तो आंसर 1, 2 डालोगे तो भी 1, 0 से बड़ी कोई मर्जी वैल्यू डाल लो आंसर आपका 1 आएगा। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे आंसर कितना आएगा? 1। 0 से छोटी वैल्यू डालोगे तो आंसर -1 आएगा, चाहे जो मर्जी वैल्यू डाल लेना। ठीक है, 0 से छोटी चाहे जो मर्जी वैल्यू डाल लो आपका आंसर सेम रहेगा -1। 0 से बड़ी वैल्यू के लिए आंसर 1, 0 के लिए 0 और छोटी वैल्यू के लिए -1। ठीक है, इस तरीके से ये फंक्शन काम करते हैं बच्चों। साथ में एक चीज़ और नोट करना, इनकी रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन याद रखनी पड़ेगी, लेकिन याद रखने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा उसका आंसर कैसा आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, और उसके नाम में भी इंटीजर है, तो इसकी रेंज किसके बराबर है? इंटीजर के बराबर है। ठीक है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इसका आंसर हमेशा इंटीजर होता है, और रेंज होता है बच्चों सेट ऑफ आंसर्स। मॉडुलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएंगे 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 पे क्लोज इंटरवल है, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है, क्योंकि आंसर का ही सेट होता है रेंज हमारा। ठीक है, साथ में सिग्नम फंक्शन के 3 आंसर आते हैं, -1 0 और 1, तो इनका अगर सेट बना दे तो ये रेंज बनती है सिग्नम फंक्शन की। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको जनरली अभी तक हमने क्या किया है, 1 1 फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। 1 1 फंक्शन के बारे में मैंने मेथड नंबर 2 बताया आपको कि दो पॉइंट अगर आपने इक्वल नहीं लिए और फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट पे बराबर आ जाती है तो आप उसको क्या बोलोगे? नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये मेथड नंबर 2 है, इस तरीके से यूज होता है। साथ के साथ मैंने आपको 3 फंक्शन के बारे में बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस और सिग्नम फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे काम करता है, मॉडुलस सिग्नम फंक्शन कैसे काम करते हैं, वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इसके बाद बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 और 11 पे मिलेंगे आपको। ठीक है, एनसीईआरटी पार्ट 1 के। तो उनको स्टार्ट करते हैं बच्चों, उनको शुरू करते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से इनको स्टडी करना है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे।
फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5। पहले इनमें 1 1 चेक करेंगे फंक्शन को, फिर ऑन टू चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 1 और फिर नीचे ऑन टू चेक करेंगे। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑन टू चेक कर लेंगे। अब एक बात देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फंक्शन की रेंज आपकी, डोमेन आपकी क्या दे रखी है, R दे रखी है। कहने का मतलब फंक्शन आपका R है, रेंज डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है, ठीक है। फंक्शन आपका R है, मॉडुलस भी आपका R दे रखा है इन्होंने। मॉडुलस भी फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, R और सिग्नम फंक्शन भी आपको R ही दे रखा है। तो रेंज और डोमेन डोमेन कोडोमेन आपको पता है, डोमेन कोडोमेन हर एक की पता है। 1 1 के लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे, सेकंड मेथड, यानी 2 अनइक्वल पॉइंट लेने हैं आपने। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए वो 2 पॉइंट आपने लेने हैं, 1.2 कोई भी ले लो या 1.7 ले लो। देखो दोनों पॉइंट बराबर नहीं है, लेकिन आपने पॉइंट ऐसे लेने हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाए, ठीक है। इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे और इस पे लगाएंगे तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 1 आना है, हमें पता है। तो 2 पॉइंट अनइक्वल लिए, लेकिन जब आप इन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे और इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 1 आएगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, लेकिन वो इक्वल आ रहा है आपका। पॉइंट अलग अलग थे, लेकिन फंक्शन लगाने पे, कहने का मतलब क्या है, फंक्शन अगर आपने लगाया 1.2 के ऊपर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन लगाया 1.7 के ऊपर, तो वो दोनों बराबर आ गए हैं। पॉइंट अलग अलग थे, लेकिन फंक्शन की वैल्यू दोनों के ऊपर बराबर है। पॉइंट 1.2 और 1.7 डिफरेंट थे, एफ ऑफ 1.2 1 है, एफ ऑफ 1.7 1 है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन लगा है। तो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है, फंक्शन 1 1 नहीं है। अब ऑन टू नेस के लिए आप क्या करोगे, ऑन टू नेस के लिए आप पुट करोगे इसको एफ एक्स इक्वल टू ऑन टू नेस के लिए आपने रेंज तो याद रखी है इनकी। तो रेंज ऑफ फंक्शन कितनी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज है इंटीजर z, इसकी कोडोमेन कितनी है r, तो क्या z r के बराबर है, नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। जब इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आई तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इजी सा एग्जांपल था 1 1 के लिए कि 1.2 1.7 के बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट पे बराबर है, 1 के बराबर है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। और इसमें रेंज आपने याद रख रखी थी, z होती है, कोडोमेन आपको पता है r है, z और r बराबर नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। हर एक में ऐसे चलना है। मॉडुलस के लिए आप डिफरेंट एग्जांपल लोगे, -7 इज नॉट इक्वल टू 7, लेकिन आप जब इस पर मॉडुलस लगाओगे, दोनों पे मॉडुलस लगाओ ज़रा, चेक करते हैं कितनी वैल्यू आती है। ये भी 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, 7 तो बराबर होता है अपने आप के, यानी फंक्शन की वैल्यू -7 पे और फंक्शन की वैल्यू 7 पे दोनों बराबर हैं। ये पॉइंट बराबर नहीं थे, लेकिन फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट पे बराबर है। तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर ये वैल्यू बराबर ना होती तो लिखते 1 1, अगर वैल्यू बराबर आ गई है तो लिखोगे नॉट 1 1, ठीक है। ऑन टू नेस के लिए क्या करोगे, रेंज आपने याद रख रखी है, रेंज कितनी होती है मॉडुलस फंक्शन की, 0 से इन्फिनिटी होती है, लेकिन कोडोमेन कितनी है, r के बराबर है, कोडोमेन r है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 के लिए हम मान लेंगे, कोई भी पॉइंट मान लेंगे, मान लो 7 इज नॉट इक्वल टू 5 मान लिया आपने, लेकिन अगर आप सिग्नम फंक्शन लगाते हो 7 के ऊपर, सिग्नम फंक्शन लगाओगे 7 के ऊपर या फंक्शन लगाओगे 5 के ऊपर, तो आपका दोनों का आंसर कितना आएगा। देखो सिग्नम फंक्शन कैसे काम करता है, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए उसका आंसर 1, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए उसका आंसर 1, और ये बराबर है, ये बराबर नहीं था पर ये वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। क्या लिखोगे, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू रेस के लिए आपको रेंज पता है, मैंने याद करा रखी है आपको, रेंज होती है 0 -1 और 1, ये वाला सेट। क्या ये वाला सेट r के बराबर है, नहीं है, बच्चा देख के बता देगा r के बराबर ये नहीं है। अगर रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है। तो तीनों एग्जाम्पल ऐसे थे बच्चों जिसमें फंक्शन आपका 1 1 भी नहीं था, ऑन टू भी नहीं था। उम्मीद है आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं। नहीं आए तो आप हमें हमारी वेबसाइट या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं ईजिली। इसके बाद आपने 1 1 करने का, प्रूव करने का मेथड नंबर 2 अच्छे से समझ लिया बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई हो।
आपने मेथड सेकंड समझ लिया। ऑन टू प्रूव करने का मेथड सेकंड आपको मैं बताऊंगा। ऑन टू प्रूव करने का देखो बेसिकली तो मेथड एक ही है कि रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। वो मेथड बेसिक मेथड वन मेथड टू डिफरेंट किस चीज़ में है कि उनमें रेंज निकालने के तरीके अलग अलग हैं। मेथड वन में रेंज निकालने का डिफरेंट तरीका था, मेथड टू में रेंज निकालने का डिफरेंट तरीका है। ठीक है, तो रेंज निकालने का बेसिकली तरीका अलग है। मेथड तो वही है कि रेंज कोडोमेन के बराबर अगर है तो फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, रेंज निकालने का मेथड चेंज होता है, रेंज निकालने का डिफरेंट परिस्पेक्टिव है। तो अब उस पर चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर उसके लिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट निकाल लो। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दे रखा है, डोमेन चेक करोगे तो वो नेचुरल नंबर की डोमेन है। तो इसके लिए आप वन वन कैसे प्रूव करोगे? वन वन प्रूव करने का वही तरीका है, फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर के बराबर। तो वन वन प्रूव करने का क्या तरीका है? आप लेट कर लो, मेथड वन ही लगा लो इसके अंदर, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। आपने लेट कर लिया तो यह आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। फिर एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, यहाँ प्रॉपर्टी का यूज़ किया या आइडेंटिटी का यूज़ किया, तो एक्स वन की वैल्यू एक्स टू के बराबर या एक्स वन की वैल्यू माइनस एक्स टू के बराबर। अब आपने देखनी है डोमेन। अगर दो आंसर आ जाते हैं, एक से ज़्यादा अगर आंसर आ जाते हैं तो आप क्या चेक करते हो? डोमेन चेक करते हो। डोमेन आपकी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, हमेशा वन से बड़े होते हैं। तो जो ये वाली वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई है, कट गई है ये वैल्यू, तो आपके पास क्या बचा है? सिर्फ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। आप इसको लेके चले थे, आपके पास ये चीज़ आ गई है, तो क्या लिखोगे? फंक्शन इज़ वन वन। फंक्शन कैसा है आपका? वन वन है। बड़ा इजी सिंपल तरीका है। ठीक है, इसको लेके चले थे और ये इक्वल आ गया, तो फंक्शन कैसा है? वन वन है। इसके बाद ऑन टू के लिए क्या करोगे आप? ऑन टू के लिए देखो ज़रा, मेथड नंबर टू लगेगा। क्योंकि आपकी डोमेन कैसी है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर या कोई डिस्क्रीट सेट जब भी आपकी डोमेन होती है तो आप क्या करते हो? पुट करके निकालते हो। ठीक है, तो करो जरा पुट। फंक्शन के अंदर अगर वन पुट करोगे, फंक्शन के अंदर अगर वन पुट करते हो तो आंसर में आएगा वन। फंक्शन के अंदर देखो नेचुरल नंबर पुट करने हैं आपने। टू पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा? टू पुट करके फोर आंसर आ जाएगा। थ्री पुट करोगे तो नाइन आंसर आ जाएगा। बस तीन वैल्यू काफ़ी हैं, यहीं से रेंज का अंदाज़ा लग जाएगा। तो रेंज आ गई आपकी 149 अप टू सो ऑन। क्या बच्चों ये नेचुरल नंबर के बराबर है? नहीं है। नेचुरल नंबर में तो टू भी होता है, थ्री भी होता है, वो तो नहीं आ रहे इसके अंदर। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 3 4, ये तो 3 5 ये तो आ ही नहीं रहे। इसके अंदर तो देखो ना 2 है यहाँ पे, इसके अंदर 2 भी है लेकिन इसके अंदर 2 नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे? फंक्शन इज़ नॉट वन वन, सॉरी ऑन टू। फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद इसका ही पार्ट करेंगे बच्चों, पार्ट नंबर 5 करेंगे, पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 से आपको थोड़ी सी नॉलेज और मिलेगी। तो पार्ट 5 देखो ज़रा। पार्ट 5 में आपको फंक्शन z टू z दे रखा है। ठीक है, और फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब। तो इसके लिए वन वन के लिए क्या करोगे? जब वन वन आप चेक करोगे तो वन वन बड़ा ही ईजी पड़ेगा। आप एफ एक्स लेट करोगे, एफ एक्स वन इज़ नॉट इक्वल, सॉरी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। यह आ गया एक्स वन का क्यूब, यह आ गया एक्स टू का क्यूब। एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब इज इक्वल टू जीरो। आइडेंटिटी ओपन करो। आइडेंटिटी बच्चों ये होती है इसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ए स्केयर बी स्केयर ए बी। तो दैट इज़ द आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये एक्स वन एक्स टू और यहाँ ब्रैकेट में एक्स वन का स्केयर, एक्स टू का स्केयर और एक्स वन एक्स टू। ठीक है, तो ये टर्म आ गई है हमारे पास। अब ये चीज़ कभी जीरो नहीं होती, तो ये चीज़ जीरो है तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ लेके चले थे, ये चीज़ आ गई है, तो फंक्शन कैसा है? वन वन है। फंक्शन इज़ वन वन। अगर बच्चों यहाँ पे फंक्शन वन वन है, अब ऑन टू नेस के लिए क्या करोगे? यहाँ पे ऑन टू नेस के लिए आप वैल्यू पुट करोगे। तो देखो इंटीजर डोमेन, देखो इसकी इंटीजर है। इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो पहले जीरो भी एक इंटीजर है, जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीरो। वन भी एक इंटीजर है, वन पुट करोगे तो आंसर वन। टू भी एक इंटीजर है, टू पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा, क्यूब होगा ना उसका। माइनस टू पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? वो आ जाएगा -8। ठीक है, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है तो नेगेटिव बाहर निकल आएगा। तो आपने 3 4 वैल्यू पुट करके देख ली है, यहीं से आपको रेंज का अंदाज़ा लग जाएगा। तो रेंज आपकी आ रही है -8, -2 पुट करने पे, -1 पुट करोगे तो 1 ही आंसर आता है, आपको पता है। 0 पे 0 आंसर, 1 पे 1 आंसर, 2 पे 8 आंसर। तो इस तरीके की आपकी रेंज आ रही है। क्या इसके अंदर कहीं पे
3 है, 2 है, 4 है, 5, 6, 7 कोई नंबर है नहीं है। लेकिन इंटीजर में तो वो सारे नंबर होते हैं, तो ये वाली चीज़ के बराबर नहीं है, ये वाली चीज़ इंटीजर के बराबर नहीं है। तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, आपने क्या लिखा, फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। उम्मीद है आपको जो सारी चीज़ समझ में आ गई है। बड़ा इजी से एग्जाम्पल थे, आ जाते हैं बच्चों ये वाले क्वेश्चन, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन बच गया है। आपने अभी क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में आपने 1-1 चेक करना है। ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा जब आपको MCQs कराऊंगा, छोटे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, वही मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बचता है अभी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी MCQ टाइप का, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 करके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें बाइजेक्टिव चेक करना है। तो देखो बाइजेक्टिव आप कैसे चेक करोगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसी क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपने बाइजेक्टिव चेक करना है, बाइजेक्टिव का मतलब है 1-1 ऑन टू, दोनों होना चाहिए। फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब फंक्शन 1-1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। एक ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एक चीज़ बच्चों और ध्यान रखना, जो 1-1 फंक्शन है, जो आपका 1-1 फंक्शन है, उसको आप इंजेक्टिव भी बोलते हैं। जो ऑन टू फंक्शन है उसको आप बोलते हैं सर्जेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों ही है, तो उसको आप बोलोगे बाइजेक्टिव। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, उम्मीद आपको याद हो गई है। तो फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए 1-1 भी होना जरूरी है, ऑन टू भी होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फंक्शन n to n तक दे रखा है। ठीक है, और फंक्शन किस तरीके से है, fn इज इक्वल टू, इसके दो पार्ट है। अगर n ओड है तो फंक्शन इसके बराबर है, n अगर इवन है तो फंक्शन इसके बराबर है। ठीक है, और स्टेट करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले 1-1 चेक करोगे। 1-1 चेक करने के ना 3 तरीके, यहाँ पे हमारे 3 पार्ट बनेंगे। क्यों बनेंगे 3 पार्ट, क्योंकि देखो फंक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है वैल्यू के ऊपर, कि वैल्यू ओड है या इवन है। तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो हो सकता है हमारा x1 x2 दोनों ओड हो सकता है हमारे x1 और x2 दोनों इवन हो सकता है उनमें से एक ओड हो एक इवन हो। तो x1 को ओड मान लो और x2 को इवन मान लो। एक ही बात है बच्चों, कई बच्चे ये कहेंगे कि x2 ओड है x1 इवन है, तो एक ही बात है। वो देखो x1 x2 का हमें पता तो है नहीं कितनी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है। तो इनमें से एक ओड एक इवन, बस ये एक ही केस रहेगा, फोर्थ केस इसी में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। जो लेट करेंगे तो बच्चों देखो x1 और x2 दोनों ओड हैं, तो यही ओपन होगा इसी के साथ। तो ये n रिप्लेस हो जाएगा x1 के साथ, n रिप्लेस हो जाएगा इस साइड में x2 के साथ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर ये x1 + 1 इज इक्वल टू x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट होने के बाद x1 x2 बराबर आ गए। इस केस में बराबर आए हैं बच्चों। अभी देखते हैं, हर एक केस में अगर बराबर आ गए तो इसका मतलब फंक्शन 1-1 है। हर में बराबर नहीं आए, एक में भी अगर डिफरेंट आ गए तो 1-1 नहीं है फंक्शन। अगर दोनों इवन हैं और हमने ये बराबर माने हुए हैं, अगर दोनों इवन हैं तो ये इसके साथ ओपन होंगे, x1/2 यहाँ पे x2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फंक्शन इज, अभी कुछ नहीं लिखोगे, केस कर रहे हैं x1 x2 दो केस में बराबर आ चुका है। थर्ड में चलते हैं। थर्ड के लिए आप क्या करोगे बच्चों, एक ओड है एक इवन है, तो ये वाला ओड है तो fx1 fx2 के बराबर मान के चले हो आप, लेट किया आपने। ओड है तो यहाँ पे ओड के साथ ओपन होगा, ये इवन है तो ये इवन के साथ ओपन होगा, 2 से 2 कटा तो यहाँ पे आ गया x1 + 1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पे आ गया x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 x2 के बराबर कहाँ है, उसमें तो 1 का फ़र्क है ना, 1 का फ़र्क है। तो एक चीज़ बराबर नहीं आई है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये एक चीज़ बराबर नहीं आई है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अब इसमें भी देख सकते हो आप, देखो अगर x2 कैसा नंबर था, इवन नंबर था, x1 ओड था, ओड में 1 ऐड कर देते हैं तो इवन आ जाता है, मतलब ये चीज़ हो सकती है, रिजेक्ट नहीं होगी कभी भी ये चीज़। तो x1 x2 के बराबर नहीं आया इस केस में, तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज नॉट 1-1, क्योंकि हर केस में बराबर नहीं आ रहा। फंक्शन अगर 1-1 नहीं है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नॉट बाइजेक्टिव। इतने से ही आप कह सकते हो कि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1-1 भी होना ज़रूरी है और ऑन टू भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे आप ये बोल सकते हो कि ये बाइजेक्टिव नहीं है फंक्शन। तो
उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। 1.2 एक्सरसाइज भी आपकी क्लियर है बच्चों। कुछ इसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा MCQ के साथ साथ, जो 1 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़े बहुत क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट सबके सेम रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है इनमें छूटे गए हों थोड़े बहुत, क्योंकि वो NCERT का तो कवर कर लिया हमने जो जितना टॉपिक था, लेकिन एक्स्ट्रा बुक के हिसाब से हो सकता है टॉपिक छूट गए हों। टॉपिक नहीं छूटे मतलब क्वेश्चंस डिफरेंट मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट सबका सेम रहेगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया या कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमारा ये डाउट है, आपका डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो कुछ बच्चों को ये शिकायत थी कि एक वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, चैप्टर नंबर 5 की 13th वीडियो में, उसको मैं कोशिश करूँगा कल तक अपलोड कर दूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं चैप्टर नंबर 1 की वीडियो अपलोड कर रहा था, तो मैं चाहता था कि उसकी 1 की ही वीडियो अपलोड करता रहूँ रेगुलरली, ठीक है। तो कल बच्चों को वीडियो अपलोड हो जाएगी 13 की, या किसी और में कोई भी दिक्कत हो तो वो आपकी क्लियर की जाएगी, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।